आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा और एक नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें जो है मान जो दिया गया है, एक न्यूमेरिकल और एक जो है फैराडे का नियम दिया गया। तो फैराडे का अपघटन का नियम के बारे में आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो लिखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का यहाँ प्रथम नियम लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत अपघटन नियम इनका 2 बना है। फैराडे का वैद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम पहले बताया जाएगा, उसके बाद से द्वितीय नियम बताया जाएगा। तो पहले प्रथम नियम समझ लेते हैं, उसके बाद से द्वितीय नियम बताया जाएगा। तो फैराडे का यहाँ पर लिख देंगे प्रथम नियम। अब फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, पहले प्रथम नियम के बारे में समझेंगे, उसके बाद से द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। तो बहुत आसान प्रथम नियम है। जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो जो है यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, अब इनका नियम को पहले लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। कितना आसान है। जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, अब देखिए यहाँ पदार्थ की मात्रा आप यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डब्ल्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ यम और यहाँ समानुपाती है,
उसमें प्रवाहित आवेश के क्या है, समानुपाती है। आवेश को किससे दिखाएंगे, Q से, तो यम समानुपाती Q हो जाएगा। किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और यहाँ W से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ मात्रा का प्रतीक यहाँ पर दो लिखा जा सकता है, यम भी और W भी। अगर इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यम बराबर यहाँ हो जाएगा ZQ, मतलब समानुपाती हटा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर Z, और जहाँ Z क्या है लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ Z एक जो है स्थिरांक है, कहेंगे यहाँ पर जहाँ Z एक स्थिरांक है उसका नाम क्या है, स्थिरांक है, और उसका नाम हो जाएगा जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जो नाम उसका क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका नाम है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका नाम हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पे लिखेंगे Z एक स्थिरांक है जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये तो हो गया फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो यम समानुपाती क्या हो गया, Q, और जहाँ समानुपाती हटाएंगे तो लिखेंगे Z, और जहाँ Z एक कौन सी है, स्थिरांक है जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो यहाँ आप नीचे नोट कर लेंगे, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। देखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का, फैराडे के वैद्युत अपघटन, फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब यह द्वितीय नियम क्या है, अब द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का यह वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम तो समझ में आ गया कि यम समानुपाती क्या है, Q है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि, अब यहाँ पे इनका नियम लिखेंगे, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, देखिए यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार, भारों के समानुपाती होता है। यह वैद्युत अपघटन का जो है द्वितीय नियम है। अब इसमें बताया गया कि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के समान प्रबलता की धारा
समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, अब देखिए मुक्त पदार्थ की मात्रा किसे दिखाएंगे, तो W से भी दिखा सकते हैं और M से भी दिखा सकते हैं। उसमें तुल्यांकी भार किसे दिखाते हैं, E से। तो EW समानुपाती E जो है बना है, यह किनका नियम बना है, तो यह बन गया नियम फैराडे के वैद्युत अपघटन का जो है नियम। यदि दो पदार्थ के लिए बनाना चाहते हैं तो सूत्र क्या बनेगा, W1 बटा W2 बराबर हो जाएगा, यहाँ बनेगा E1 बटा E2 हो जाएगा। ये दो पदार्थों के लिए जो है बनाया गया है। जब दो भिन्न भिन्न अगर पदार्थ हैं इनके लिए जो है फैराडे का वैद्युत अपघटन का सूत्र होगा W1 बटा W2 E1 बटा E2। तो ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, अब न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। जो न्यूमेरिकल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कितने एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा, और कितना मिनट, 20 मिनट तक अपघटित होता है। तो कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, तो इसमें दो मान दिया गया है, पहले दो मानों को पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान क्या दिया गया है, तो यहाँ पर धारा जो दिया गया है I बराबर जो दिया गया है, I बराबर 2 एम्पियर की धारा दिया गया है। कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर की धारा दिया गया है। और टाइम जो दिया गया है टी बराबर इसमें दिया गया है कितना मिनट है, तो 20 मिनट है। और 20 मिनट को जो है ना सेकंड में बदल देंगे, तो 20 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणे 60 से गुणा कर लेंगे तो यह बन जाएगा सेकंड में। तो टी बराबर हो जाएगा 1200 सेकंड हो जाएगा, 1200 सेकंड आ गया। तो यहाँ पर दो मान प्रश्न में दिया गया था, I बराबर 2 एम्पियर और टाइम जो दिया गया था 20 मिनट दिया गया था। और इसमें जो मान होता है यफ का मतलब फैराडे नियतांक, और यफ बराबर होता है 96,500। यह फैराडे नियतांक 96,500 कूलम होता है, यफ का मान होता है। और कापर है तो कापर की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है, कापर मतलब Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है। और यहाँ पर कापर का जो परमाणु भार होता है Cu का, क्योंकि कापर सल्फेट है इसमें Cu का परमाणु भार कितना होता है, तो Cu का परमाणु भार जो होता है वह 63 होता है। कितना होता है, 63 होता है। और कापर की जो संयोजकता होती है, कापर का संयोजकता कितनी होती है, तो कापर की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है, क्योंकि कापर के ऊपर +2 चार्ज होता है इसलिए संयोजकता 2 हो जाएगी। अब यहाँ वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पहले निकालेंगे, तो पहले सबसे पहला निकालना पड़ेगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे निकलता है, अब इसको पहले निकालेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ पर रासायनिक हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे दिखाते हैं, तो Z से, और Z बराबर क्या होता है, तो Z बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता गुणे होता है 96,500। लिखेंगे 96,000 गुणे क्या हो जाएगा 96,500। ये किसका मान है, तो जेड का मान निकलेगा। और जेड का नाम क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यहाँ परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार इसमें दिया गया 63 है, संयोजकता 2 है, और यहाँ पर बल जो दिया गया फैराडे नियतांक वाला जो आपको आवेश दिया गया है 96,500 दिया गया है, 96,500। ये किसका मान निकल गया, जेड का। अब यहाँ पर इसका गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, अब आगे इसको हल किया जाएगा। अब इसमें पूछा गया द्रव्यमान यम बराबर प्रश्नवाचक है, और यम का सूत्र क्या होगा, तो अब यम का सूत्र बताया गया फैराडे का प्रथम नियम से यम बराबर होता है जेड क्यू होता है, ये फैराडे का प्रथम नियम है। और क्यू को अगर बदल देंगे तो यम बराबर हो जाएगा जेड, और क्यू को बदलेंगे तो क्यू बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। आवेश को बदल देंगे तो I इंटू टी हो जाएगा, धारा गुणे समय। अब इसी में मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। यम बराबर जेड का मान तो ऊपर निकला है, क्या निकला है 63 बटा 2 गुणे 96,500, 96,500, यह तो जेड का मान हो गया, गुणे आई का मान कितना था, तो 2 एम्पियर था, और गुणे, और यहाँ समय कितना था, तो समय जो था 120 सेकंड था।
अब यहाँ पर एक 20 मिनट था तो एक 20 मिनट को बदले थे तो 1200 सेकंड बना था। अब यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म। अब यम बराबर क्या बनेगा, तो 63 गुणे 1200 था तो 2 जीरो और खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म, बचेगा यहाँ पर 12 भागा भागा हो जाएगा और यहाँ नीचे बनेगा 965 हो जाएगा। अब 63 में 12 का गुणा करेंगे। अब इसका जो गुणा हो जाएगा, 63 का 12 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 756 हो जाएगा भागा 965 हो गया। अब यम बराबर, अब 965 में 756 में भाग करेंगे तो मान आ जाएगा 0.78 ग्राम हो जाएगा। यही जो है क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। यम बराबर 0.78 ग्राम हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसे इसको हल किया गया है, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। जहां भी आपको दिक्कत है आप सभी लोग कमेंट एक बार जरूर कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक प्रथम कोट के अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। मतलब 10 मिनट में वह 20% खत्म हो जा रहा है तो 75% यदि खत्म होना है तो कितना समय लगेगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया को बताया गया है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो शर्त दिया गया है, अब इस पहले शर्त के बारे में समझेंगे कि पहला शर्त में दिया गया है टाइम जो दिया गया है टी, और टी बराबर जो दिया गया है 10 मिनट टाइम दिया गया है। अब 10 मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में, तो टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, या समय को नहीं बदलेंगे 10 मिनट ही रहने देंगे, तो 10 मिनट टाइम है तो टी बराबर 10 मिनट हो गया। और ए जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो ए प्रारंभिक अवस्था है 100% होता है ए का मान, और कितना परसेंट खत्म हो गया है, तो दो यहाँ पर 20% जो है समाप्त हो गया है। तो ए बराबर 100 हो गया, एक्स बराबर 20 हो गया। और प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो सूत्र बना है के बराबर फार्मूला होता है, तो यदि सूत्र आपको नहीं याद होगा तो सूत्र को याद रखिएगा। के बराबर होता है 2.303 बटा होता है टी, और यहाँ लिखेंगे log 10 और a बटा a माइनस यक्स। ये तो फार्मूला हो गया प्रथम कोट के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का, ये फार्मूला है। अब आगे इसको बढ़ेंगे, इसमें मान रखेंगे तो के बराबर 2.303 और टी का मान क्या है, तो टी का मान 10 दिया गया है, लॉग लिखेंगे, यहाँ पर बेस 10 हो गया, ए का मान, तो ए का मान 100 हो गया, ए का मान 100 भागा 100 माइनस यक्स का मान 20 है। ये पहली शर्त अभी चल रहा है, उसके बाद से 75% पर अभी हल करना बाकी है। तो अब आगे हल करेंगे तो के बराबर क्या बनेगा, 2.303 भागा 10 हो जाएगा, लॉग हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, ऊपर 100 और नीचे जो है 100 में से 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0 से 0 काट देंगे और 2 से भी काट देंगे तो क्या बनेगा, के बराबर 2.303 भागा 10 हो जाएगा, और ऊपर 2 से काटेंगे तो लाग यहाँ बेस 10 हो जाएगा, क्या बनेगा 5 बटा, और 8 है तो 4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 10 को 2 से काटे हैं, और 8 को 2 से काट देंगे, 5 बटा 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो के बराबर 2.303 भागा 10 हो जाएगा, log 10, यहाँ पर 5 माइनस log बेस 10 4। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर log 5 का मान क्या है और log 4 का मान क्या है, तो log 5 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, के बराबर क्या है 2.303 भागा 10 हो जाएगा, और log 5 का मान आपको याद रखेंगे, log 5 का मान होता है 0.69 माइनस log 4 का मान 0, यहाँ हो जाएगा 6 और 2 0, 60 20, मतलब इसको पढ़ेंगे log 4 का मान हो गया और ये log 5 का मान है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बनेगा 2.303 भागा 10 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.096
9 घटाने पर आ गया। अब इसको गुणा करके 10 से भाग कर देंगे, तो गुणा करके भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, के बराबर, इसको गुणा करके भाग देने पर के बराबर आएगा 0.022, यहाँ पर आ जाएगा मिनट का इनवर्स। ये तो पहली शर्त जो है पालन किए, तो के का मान कितना आ गया, के का मान 0.022 आपका आ गया मिनट का इनवर्स। अब यह के का मान जो है दूसरी शर्त में प्रयोग करेंगे, तो ये पहली शर्त में कैसे हल किया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ लागे 5 का मान है और यह लागे यहाँ पर 4 का मान है। यदि लाख का मान निकालना नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो लाख का मान भी निकालना आपको सिखा दिया जाएगा कि लाख का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर लाख 5 का मान अगर आपको नहीं जानकारी कैसे आया है तो यहाँ तो आपको याद रखना है, लेकिन निकालना भी सिखा दिया जाएगा कि लाख 5 का मान कहाँ से आया और ये लाख 4 का मान कहाँ से आया। दोनों में से इसको घटाए ये मान आया, इसमें गुणा करके 10 से भाग कर दीजिएगा, 0.02 मिनट आपका इनवर्स आ जाएगा। यह के का मान आया। अब यह के का मान जो है 75% पूर्ण होने में समय जब निकाला जाएगा तो ये के का मान का प्रयोग किया जाएगा। तो अब दूसरी शर्त के बारे में समझेंगे। अब तो जब दूसरी शर्त में हल करेंगे तो के का मान जो पहली शर्त में आया था 0.022 मिनट का इनवर्स जो आया था, अब यह मान कैसे निकाला गया है आपको तो समझ में आ गया होगा। अब इस मान का प्रयोग करना पड़ेगा जो दूसरे समीकरण के लिए हल करेंगे। तो ए बराबर क्या रहेगा 100% हो गया और एक्स बराबर 75% पर टाइम निकालना है, 75% हो गया, टी बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब सूत्र लिखेंगे, प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र क्या है, के बराबर 2.303 बटा टी और यहाँ लिखेंगे लॉग, यहाँ ऊपर ए बटा ए माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर बेस 10 होता है। अब यहाँ मान को रखेंगे तो टी को ऊपर कर दीजिए, तो टी बराबर क्या बनेगा 2.303 बटा और टी ऊपर गया के नीचे हो जाएगा लॉग हो जाएगा ए बटा ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 2.303 और के का मान क्या है 0.022 आया है और यहाँ लाग हो जाएगा मान ऊपर 100 हो गया बटा 100 माइनस 75, क्योंकि एक्स का मान 75% पे निकालना है तो 100 में से 75 घट जाएगा, तो टी बराबर होगा 2.303 भागा 0.022 और यहाँ हो जाएगा लॉग, ऊपर हो जाएगा 100 और बटा 100 में से 75 निकल गया तो 100 में से 75 जाएगा तो 25 और 25 चौको 100, 4 बार में चला जाएगा भाग, तो टी बराबर 2.303 भागा 0.022 और यहाँ बनेगा 25 चौको 100, 4 बार में गया है। अब लाख 4 का मान बताया गया है, लाख 4 का मान कितना होता है तो लिखेंगे 2.303 भागा 0.022, लाख 4 का मान 0.6020 होता है, लाख 4 का मान हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और गुणा करके इससे भाग करेंगे और गुणा करने के बाद क्या आएगा 1 दशमलव जो आएगा 1.338 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा 6 भागा और यहाँ लिखेंगे 0.022। अब इसमें भाग करेंगे तो भाग देने पाएगा टी बराबर 63 यहाँ पर 63.00 आ जाएगा, यहाँ पर 63.01 और हो जाएगा टाइम है तो टाइम का मात्रा क्या होता है मिनट होता है, तो 63.01 जो है मिनट आ जाएगा मान। इसको गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, गुणा और भाग आपको करना है तो गुणा भाग करके इसका गुणा करके इसमें भाग दिए हैं तो 63.0 मतलब 63 मिनट जो है आपका आंसर सही होगा। ये पॉइंट जो है आप छोड़ भी सकते हैं तो 63 मिनट माना जाएगा। तो यहाँ भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, टाइम निकल गया। तो इसमें दो शर्त का प्रयोग किया गया, पहले समीकरण में के का मान निकाला जाएगा और के का मान जब निकल जाएगा तो वो दूसरे समीकरण में प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके इसमें भाग देंगे तो मान पूरा निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर जो है
टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का जो है आपको सूत्र बताना है। तो कैसे सूत्र लिखेंगे? सबसे पहले इसका सूत्र लिखने का नियम क्या है? तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु इसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट को CO से दिखाएंगे। टेट्रा एमीन का मतलब अमोनिया हो गया, और यहाँ अमोनिया 3 है तो यहाँ पर NH3 हो गया, मतलब अमोनिया का सूत्र को NH3 होता है और इसको एमीन बोला जाता है। और टेट्रा है, मतलब टेट्रा मतलब 4 इसको बोला जाएगा, टेट्रा को 4 बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे 4 रहेगा, NH3 4 हो गया। डाई एक्वा एक्वा मतलब पानी है, पानी का एक्वा बोला जाता है। H2O डाई है तो इसलिए 2 हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड चाहिए, और उसके बाद से क्लोराइड चाहिए। तो क्लोराइड है तो यहाँ पर बाहर है तो इसलिए क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीजन संख्या तो 0 होगा, इसका भी 0 होगा, और हमको 3 चाहिए। Cl का -1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 घात रहेगा, तो -1 में 3 का गुणा करेंगे तो -3 होता है, पक्षांतर कर दिया जाता है तो +3 हो जाता है। इसका मतलब इसका अणुसूत्र क्या बनेगा? CONH3 4 घात को टेट्रा बोलते हैं। H2O मतलब पानी, एक्वा यहाँ डाई हो जाएगा, और यह क्लोराइड हो जाएगा 3। और यहाँ पर थर्ड कहाँ से आया? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 और इसका भी 0, और -1 में 3 का गुणा करेंगे तो -3 पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा। तो इसका सूत्र जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया गया। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है, इसका सूत्र बनाना है पोटेशियम। अब इसका सूत्र कैसे लिखाएगा? तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। पोटेशियम के बाद लिखा गया है ट्राई हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा। क्रोमेट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया क्रोमेट, थर्ड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 चाहिए। तो पहले पोटेशियम बताया गया, तो पोटेशियम के लिए क्या प्रतीक होता है? K हो गया। और ट्राई जो है क्रोमेट मतलब क्रोमियम, और ट्राई ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेट का C2O4 होता है, और यहाँ पर ट्राई है तो इसने 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 होने के बाद हमको ऑक्सीजन संख्या भी बनाना है कि यहाँ 3 आना चाहिए। तो इसका ऑक्सीजन संख्या 2 होता है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6। और यहाँ पर हमको 3 चाहिए, और इसका 1 होता है, तो 3 एक अन्नम 3 में से जब 6 जाएगा तो -3 पक्षांतर कर देंगे तो +3 हो जाएगा। मतलब K3Cr C2O4 3 घात, मतलब ये ट्राई ऑक्सलेटो हो गया, ये क्रोमेट हो जाएगा, और ये पोटेशियम होगा। इसका ऑक्सीजन संख्या 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एक अन्नम 3, और इसका 2 तिहाई 6, तो 3 में से 6 घटेगा -3, और -3 पक्षांतर हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यह सूत्र जो बनाया गया आप लोग को समझ में आ गया वो कैसे इसको सूत्र को बनाया गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, अब यहाँ पे दिया गया है कि FeCN6 ऊपर -4 घात है, तथा FeH2O 6 घात नीचे और ऊपर +2 घात के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पर जो विलयन बना है, दोनों का जो विलयन है उनका रंग भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले पहला केमिकल को चेक करेंगे कि ये कौन सा जो है आपका रंग है। तो यहाँ लिखेंगे माना, सबसे पहले जो लिखाएगा Fe किसका है? CN, और यहाँ 6 घात है, और इसके ऊपर जो है मान क्या दिया गया है? -4 घात है। तो यहाँ पर Fe का पहले संयोजकता निकालेंगे, तो माना Fe की यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या क्या निकालेंगे? Fe की ऑक्सीजन संख्या निकाला जाता है, और Fe की ऑक्सीजन संख्या क्या मानते हैं? तो Fe की ऑक्सीजन संख्या X होती है, क्या होती है? X हो जाएगा। तो ऑक्सीजन संख्या X हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन संख्या यह बनेगा X प्लस CN का -1 होता है, और 6 से 6 है तो 6 से गुणा करेंगे, 4 घात -4 है तो -4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो X है, और -1 कहाँ से है? CN का -1, 6 में गुणा हुआ 6 करना 6, X -6 बराबर -4 हो गया। 6 को पक्षांतर करेंगे तो X बराबर -4 + 6 हो जाएगा। 6 में से 4 घटा देंगे तो X बराबर 2 हो जाएगा।
अब यहाँ x बराबर 2, ऑक्सीकरण संख्या 2 निकल गया। तो ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाला गया। अब यहाँ Fi का जो परमाणु क्रमांक होता है Fi का, वह 26 होता है। 26 का कैसे निकलेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6 और यहाँ लिखेंगे 4s2 और 3d पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 घात हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लोहा का निकाला गया, Fi का मतलब 26 का। अब यहाँ पर 26 में से 2 ऑक्सीकरण संख्या आ गया है, तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो कैसे यहाँ होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसमें से 2, लास्ट वाला क्लास 4 है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 4s, 3d पर 6 घात हो जाएगा। तो यहाँ पर 4s के ऊपर 0 घात हो जाएगा। अब यहाँ पर 3d में, यहाँ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देख रहे हैं 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर 3d के लिए जब बॉक्स बनाते हैं, इसमें d के लिए 5 बॉक्स होता है, 4s के लिए 1 बॉक्स होता है और 4p के लिए 3 बॉक्स होता है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लग गया, जोड़ा लग गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे भरा जाता है? तो यहाँ एक एक, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ 4s में इसको 3d पढ़ा जाता है, 3d हो जाएगा। इसको 4s पढ़ा जाता है, इसको 4p पढ़ा जाता है। तो 4s में भी खाली है, 4p भी खाली है। अब इसमें कौन सा Cn जो समझ सकता है, याद रखेंगे Cn जो होता है यह दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है, ये आपको समझना है। तो Cn यहाँ लिख लेंगे, चूंकि Cn जो है प्रबल लिगेंड है। क्या लिखेंगे? Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। जो प्रबल लिगेंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? युग्मन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, जोड़ा बैठाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? युग्मन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब जोड़ा बैठेगा। तो जोड़ा जब बैठाएंगे, 3d का जोड़ा बैठा लेंगे तो 5 बॉक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 बॉक्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा बैठाएंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब जोड़ा बैठ गया तो ये इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन है। अतः रंगहीन यौगिक होगा, रंगहीन यौगिक है। यह बिना कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन यौगिक है। क्यों है रंगहीन? रंगहीन कब होता है? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें इसमें लिखेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित नहीं, इसमें युग्मित जोड़ा बैठ गया। जब जोड़ा बैठ गया तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः रंगहीन यौगिक है। आज जिसमें जोड़ा नहीं बैठेगा मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह रंगीन होते हैं। एक रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है रंगहीन यौगिक है। अब अगला वाला जो चेक करेंगे, क्योंकि दोनों विलेन का रंग भिन्न होना चाहिए, तो ये तो रंगहीन आ गया। अब अगला जो यौगिक दिया गया है और उसको चेक करके पता करेंगे कि वह जो है विलेन क्या होगा। तो अगला जो यौगिक जो देखेंगे, चेक करेंगे, तो अगला जो यौगिक है H2O है और H2O के बाद नीचे आपका दिया गया है 6 है और यहाँ पर पावर दिया गया है 2+ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। माना EFI का ऑक्सीकरण संख्या क्या माना जाएगा? X है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिख लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या X है, ऑक्सीकरण संख्या X है, ऑक्सीकरण संख्या X हो गया। Fi के नीचे X+
जल का 0 गुणे 6, क्योंकि 0 ऑक्सीकरण संख्या होता है बराबर 2, तो यक्स प्लस 0 बराबर 2, तो यक्स का मान आ गया 2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या जब 2 आ गया तो अब यहाँ लिखें एफ का परमाणु क्रमांक 26 होता है। 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ लिखेंगे 3d पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे तो एफ के ऊपर +2 मतलब 2 ऑक्सीकरण संख्या इसमें से कम हो जाएगा, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 4s0 3d पर 6 घात। अब यहाँ पर जो बनेगा, अगला जो बनेगा यहाँ पर 3D के लिए बनाएंगे तो ये 3D बॉक्स हो जाएगा और 3D बॉक्स में 5 बॉक्स होते हैं और 4s में 1 बॉक्स होते हैं और 4p में 3 बॉक्स होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3D और यहाँ लिखेंगे 4s और यहाँ लिखेंगे 4p हो जाएगा। डी में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर यस में तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में भी 0 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 4p यहाँ पर है नहीं है। अब ये जल जो दिखेंगे, जल H2O जो है, H2O एक दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल लिगेंड है। आज जो दुर्बल लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड जब होते हैं, लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। अतः क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बैठाएंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा मतलब जोड़ा नहीं बैठेगा, युग्मन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बैठाया जाएगा। ये किसके सिद्धांत पे सब लग रहा है? तो बीबीटी के सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। अब यहाँ पे जोड़ा जब नहीं बैठाएंगे तो क्या बनेगा? अब यहाँ पर जो है जोड़ा नहीं बैठाएंगे तो पुनः 3D लिखेंगे, 4s लिखेंगे और यहाँ 4p लिखेंगे। यहाँ पर 3 बॉक्स बना लीजिएगा और यहाँ 5 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 2 यहाँ भरे थे 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, 3 4 5 6 जो ऊपर बना है इसका जोड़ा नहीं बैठेगा। और जब जोड़ा जिसमें नहीं बैठता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका यौगिक कैसा होता है? तो लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये लिखेंगे इसका ये जो रंग होगा तो इसका रंग जो होगा, इसका रंग जो है रंगीन होगा, रंगीन लिखेंगे। इसका यौगिक जो रहेगा वो रंगीन ही होगा, इसका यौगिक रंगीन यौगिक होगा। रंगीन किस में होता है और रंगहीन किस में होता है? एक बार समझ लेते हैं। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें जोड़ा बैठ जाता है, उसमें जो यौगिक होते हैं वह रंगहीन होते हैं। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका यौगिक रंगीन यौगिक होते हैं। इसका मतलब दोनों का जो यौगिक है, दोनों का कलर क्या है? अलग अलग है। पहला यौगिक रंगहीन था और दूसरा यौगिक जो है रंगीन यौगिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न पदों को समझाइए। अब निम्न पदों को यहाँ पर समझाना है। पहला जो है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है। ऐसा आयन जिसमें एक ही अणु के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। मतलब एक ऐसा आयन होता है जिसके एक ही अणु के भीतर में धनात्मक भी आयन होते हैं और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, लेकिन कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। इसी को क्या कहा जाता है? ज्यूटर आयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि मतलब यह धन आवेश और ऋण आवेश दोनों किस प्रकार के रहते हैं और कुल आवेश शून्य कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमीन समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जो जलीय विलयन में COOH- है, समूह एक हाइड्रोजन प्लस को क्या करता है? यह
खो देता है और तथा NH2 जो समूह होता है उसे क्या कर लेता है, स्वीकार करता है। इस प्रकार के आयन को ज्यूटर आयन कहते हैं। मतलब यह हो गया कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह है और यह जो है एमिनो समूह है। तो यहाँ पर एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। जब इसमें का हाइड्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन H जो है किसको दे देगा, NH2 को दे देगा। NH2 को जब दे देगा तो ये NH2 जो है वह हो जाएगा NH3 हो जाएगा। क्या बनेगा, NH3, क्योंकि यह हाइड्रोजन को खोता है और यह इसको क्या करता है, स्वीकार करता है। तो जलीय विलयन में क्या होता है, देखिए NH2 पहले था तो एक हाइड्रोजन ये ले लिया, इसने यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यह जो खोया इसने यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यह स्वीकार कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है और माइनस चिन्ह रहता है। यौगिक तो एक ही है, इस यौगिक में धनात्मक भी आवेश है और ऋणात्मक भी आवेश है। यहाँ एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, दोनों को मिलाएंगे तो शून्य आवेश हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि ऐसा आयन होता है जिसके एक ही अणु के अंदर धनात्मक भी आवेश हो और ऋणात्मक भी आवेश हो, ऐसे आवेश को क्या कहा जाता है, ज्यूटर आयन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ज्यूटर आयन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे अगला जो है हेडिंग क्या है। अगला जो दिया गया है पेप्टाइन बंध है। अब पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं, बहुत आसान है। जब दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो लेना है, दो से आप अधिक ले सकते हैं। कौन सा समूह लेना है, अमीनो अम्लों को आपस में मिला दिया जाता है तो यह एक बंध बनाता है जिसे पेप्टाइन बंध कहा जाता है। पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल को आपस में मिला दिया जाए तो एक बंध बनता है, उसे पेप्टाइन बंध कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। यह COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तथा NH2 एमीन समूह के बीच बना एक आबंध होता है। किसके किसके बीच में बनता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में और एमीन समूह के बीच में यह आबंध बनता है, जो जिसमें दो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्ल को अणु को मध्य अभिक्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे COOH समूह के मध्य जब संयोग होती है, जिसमें पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध का क्या सूत्र होता है, CONH, इसी को कहा जाता है पेप्टाइड बंध कहा जाता है, बनता है। अब यहाँ पर जैसे लिया है NH2 CH2 COOH, अब यहाँ NH2 CH पे COOH, इसमें एमीन समूह भी है, कार्बोक्सिलिक समूह है, एमीन समूह भी है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें का OH और इसमें का H मिला करके, OH और H मिला करके H2O हो गया। क्या बन जाएगा, H2O हो गया। H2O बाहर निकल गया। अब क्या बचा, NH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसमें क्या बचा है, तो इसमें का CO बच गया। क्या बचा, CO हो गया। इसमें का OH, इसमें का H मिला के पानी बन गया, तो यहाँ CO हो गया तो CO हो जाएगा। अब यहाँ NH क्या बना, यहाँ पर NH, यहाँ पर NH हो जाएगा और ये बचेगा CH तो CH हो जाएगा, COOH हो जाएगा और CH3 तो CH3 हो गया। दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। और इसमें देखिए यहाँ जो बना CONH, इसी को पेप्टाइड बंध कहा जाता है। इसी CONH को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बताइए। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना क्या होता है, बहुत आसान है। एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर बनने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक श्रृंखला संरचना कहते हैं। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है, जो अमीनो अम्ल को विशिष्ट क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, एक प्रकार के जो क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। इसके बीच में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसके बीच में जो बना है, यह जो क्या बना है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना हुआ है, वही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। सीधी श्रृंखला में ऐसे समझेंगे, सीधी श्रृंखला में अगर एमिनो अम्ल जुड़ा होता है तो वही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है।
अगला जो है पॉलीसेकेराइड से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे यह उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल में अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक अणु देते हैं, वही पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? यह उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यह जल अपघटन में मोनोसेकेराइड से 10 से अधिक अणु देते हैं। स्टार्च है, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है, यह जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है जैसे है। तो उम्मीद करते हैं यह जो 3-4 हेडिंग के बारे में बताया गया आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्न जो है अपने कॉपी में इसका उत्तर नोट करके 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। अब अगले भाग के वीडियो में आगे वाले प्रश्नों को बताया जाएगा और अगले प्रश्न का यदि आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।